मेरा अपना मानना यह है कि जब 2009 और 10 के बाद जब मनमोहन सिंह सरकार के घोटाले रोज खुलने लगे थे और सरकार की जो वो थी प्रसिद्धि इतनी खतरनाक स्तर पर नीचे चली गई थी तो टूल किट गैंग ने इसको खड़ा किया है, वोट को डिवाइड करने को। कि जो नेगेटिव वोट्स हो रहे हैं उनको डिवाइड करके कुछ वोट ये ले जाएगा, तो अगर कुछ वोट ये ले गया तो फिर कहीं ना कहीं बैलेंस होकर सरकार की वापसी हो जाएगी इनकी, या नहीं भी होगी तो शायद ये सरकार में आ जाएगा। तो और जो विपक्षी पार्टियों को रोकने के लिए ये टूल किट गैंग ने इसको खड़ा किया था, मगर शायद ये बाद में उतना बड़ा हो गया कि उसने अपने ही मालिक को लात मार दी है। ठीक है, नहीं ये यहाँ तक भाई साहब, क्योंकि आप इस देश में ये कह सकते हो कि बांग्लादेश जैसे जो है ना, हाँ बांग्लादेश की तैयारी करने के बैठे हैं यहाँ पे, करके बैठे हैं, यहाँ भी कू कराएंगे ये। हाँ इस पे संजय अब हम गहन इस पे वो करो, क्या भारत में इसकी तैयारी क्या इसका ट्रायल मार चुके हैं लोग? किसान आंदोलन में ना, किसान आंदोलन, शाहीन बाग और जो है ना, और किसान आंदोलन में सोचो जो लाल किला कांड हुआ था, लाल किला कांड हुआ, 1-1.5 साल तक दिल्ली के बॉर्डर सील रहे, और जिस तरह का उपद्रव इन लोगों ने किया था, इन्होंने उकसाने में सरकार को कोई कसर छोड़ी नहीं। अगर सरकार की तरफ से जरा भी हम लोग भी काफी टाइम तक ये सोचते रहे कि सरकार, मोदी सरकार ने फार्मर्स बिल्स को वापस किया, लाल किला का इतना बड़ा कांड होगा, चुप बैठे रहे, अपनी पुलिस वालों को पिटवाते रहे। हम लोग शायद मोदी सरकार की इस पर आलोचना की है ना कई बारी। नहीं, आलोचना आप ऐसे कर सकते हैं भाई, एक बताओ, आपका कोई आपसे चिढ़ता है आदमी, कोई पड़ोसी मान लो, और रोज आकर के आपके दरवाजे पे वो गाली दे रहा है, आपको रोज पत्थर फेंक रहा है, आप शांत बैठे हुए हो, 4 आदमी तो कहेंगे ना कि भाई क्या आदमी है यार ये। लेकिन वो तो आपको पता है ना कि भाई ये उकसा रहा है, सिर्फ ये गाली भिड़ के और फिर क्या करने वाला है आपको पता है। ये तो वही कह रहा हूँ ना, तो सरकार के पास शायद ये था, इंफॉर्मेशन थी। भाई सरकार के 1000 हाथ हुए, हमसे आपसे किसी से भी ज्यादा इंफॉर्मेशन सरकार के पास होती है। और अभी भी देखो ना, स्पुतनिक ने क्या दिया है इंडिया गवर्नमेंट को कि बांग्लादेश के बाद अगला निशाना भारत है। रशियन जो वो है मैगजीन, उसने कहा है ना इनको क्या बांग्लादेश के बाद पहले भी भारत था, मगर भारत में कामयाब नहीं हुए तो बांग्लादेश में किया, बांग्लादेश को वापस अब हुआ। और आप ये देखो बांग्लादेश के कू के बाद यहाँ किस किस तरह के लोगों ने क्या कहा बोला है। कांग्रेस, कांग्रेस ने, और कांग्रेस का एक वहाँ नेता वहाँ भी था MP में, उसने भी बोला है बांग्लादेश जैसे हालात और ये है, ये सब कुछ जो है ये चाह रहे थे, करना चाह रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ सर, बांग्लादेश में तो अल्पसंख्यक आबादी पे हमला हुआ, अत्याचार हुआ है, हमला ही हुआ भाई साहब। आप प्रोटेस्ट करने जा रहे थे, प्रोटेस्ट करने वालों का क्या मतलब है जब रिजर्वेशन पे बात हो रही है उसका भी आप प्रोटेस्ट कर रहे हो? हालांकि तो उसका मतलब नहीं कि जब खुद प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि हम मीटिंग करने के लिए तैयार हैं, तो यहाँ भी क्या होता, किसान आंदोलन के नाम पे मीटिंग होती थी और रिजल्ट क्या आता था, है ना, कुछ नहीं आता था। और उसके बाद फिर जब आप उपद्रव करने निकलते हो तो वो कौन सा हिस्सा है आपका कि आप मंदिरों की तरफ चल देते हो, अल्पसंख्यकों की तरफ चल देते हो, उनको अपना मारने के लिए, अत्याचार करने के लिए, वहाँ की जो मार काट करने के लिए पार्टी है जमायत। और जब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ भी यही होगा, ऐसे हालात होंगे, तो इसका मतलब इनका ये है कि यहाँ भी अल्पसंख्यक आबादी पर इसी तरह से हमला होगा। वो उनका थोड़ा बोलने में ट्विस्ट हो गया है कि मतलब ये निकलता है मगर एक्चुअल में उल्टा है कि आपको पता है कि कभी भी यहाँ पे अगर कू जैसी स्थिति आएगी तो उसमें सबसे आगे कौन से लोग होंगे, जिन लोगों को पूरी तैयारी करके दे दी गई थी ना। शाहीन बाग क्या था, और वो जो था शाहीन बाग में जो नया नेता बना था, वो हम डायरेक्ट एक्शन दे, यार डायरेक्ट एक्शन दे से बड़ा एग्जांपल क्या होगा? एक्शन डे है, आपने सारे SHOs बदल के वहां पर स्पेशल वही विशेष समुदाय के बैठा दिए। 47 देखा है इंडिया ने,
ठीक है। उसके बाद अभी भी शाहीन बाग में जो चिकन नेक काटने की बात कर रहा था, तो क्या थे वो, ठीक है ना। तो मगर देखो इंडिया में coup करना ना बहुत ही आसान काम नहीं है। आसान क्या, मेरा मानना है कि नहीं, आगे तो आर्मी बहुत इंडियन आर्मी वेल डिसिप्लिन्ड है और उसने आज तक भारत की राजनीति में कभी हस्तक्षेप और नहीं किया। यहाँ की जनता कौन सी नाराज है भाई। हाँ, यहाँ तो डेमोक्रेसी है और यहाँ तो डेमोक्रेसी के हिसाब से चलता है। आदमी 5 साल चुप रहता है, उसके बाद जवाब देता है। भाई आज भी बीजेपी को जो अभी जो सत्ता में बैठे हैं दल है, उनको इनसे ज्यादा वोट मिले ना। जितना मैसेज देना था उनको भी दे दिया और जितना तुम्हें देना था, जितनी तुम्हारी हद थी वो तुम्हें वहां तक पहुंचा दिया। और नहीं तो तुम कौन सा राजनीति का स्तर उठा रहे थे या संविधान को मजबूत कर रहे थे, जब बाहर आकर के तुम ये बोलते हो जाके कि वहां तो पेट्रोल छिड़का हुआ है, तीर लगाने यू जस्ट नीड एन स्पार्क, यू जस्ट नीड ए स्पार्क। और 2024 के इलेक्शन में आप देखो ना कि क्या क्या नहीं किया इन्होंने। लोकतंत्र की हत्या, संविधान बदल देंगे, रिजर्वेशन खत्म कर देंगे और खटाखट स्कीम, ये सब जितना तो भी आप सोचो, झूठ की पराकाष्ठा थी ना। झूठ की पराकाष्ठा थी। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि जब ये बाहर यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लंदन वंडन, जब भी जहाँ भी किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेक्चर देते हैं कि क्या देते हैं भाई वहाँ पर, 2 सवाल मेरे हमेशा दिमाग में आते हैं कि इनके स्टेटमेंट निकालूं जब इन्होंने भारत के बारे में कोई पॉजिटिव बात की हो। आज तक एक बात नहीं की, मुझे दिखाई नहीं देते। और मुझे बात तो यह है कि चलो आप मोदी सरकार के बारे में कि कार्यकाल के बारे में आप बोलो कि जी बोल रहे हो तो समझ में आता है। आप तो अपनी सरकार के बारे में भी नहीं बोल पाते हो। हाँ, जो आपकी फैमिली के लोग चला रहे थे, आपकी दादी चला रही थी ना, आप उसके बारे में अच्छा बोल पाते हो, ना जो आपके पिता चला रहे थे उसके बारे में बोल पाते हो, और ना जो आपकी मदर रिमोट से सरकार चला रही थी उसके बारे में बोल पाते हो। यानी आप भारत के बारे में कुछ पॉजिटिव है ही नहीं आपके लिए। हाँ। और दूसरा, मुझे ये समझ में नहीं आता कि क्यों भाई साहब हमेशा इन्हीं को बुलाया जाता है। यार यही वक्ता, और मतलब ऐसे ओजस्वी वक्ता यही हैं क्या देश में जिनको बुलाया जाता है? आप खुद सोचो ना, हैं कि क्या भारत के बारे में अच्छी बात करने के लिए क्या क्या यहाँ पर क्या है अच्छा भारत में, ये बात करने के लिए कोई मिलता नहीं है। राहुल इसका मतलब टूल किट का वो एक पार्ट है। वही समझा दूं आपको। राहुल गांधी ने अगर इंडियन मीडिया को कितना टाइम हो गया कोई इंटरव्यू दिए हुए? बहुत टाइम हो गया। लास्ट टाइम जो इन्होंने इंटरव्यू दिया है अर्णव गोस्वामी को दिया था, जो उसकी तहस-नहस हो गए। हाँ, तहस-नहस कर दिया उन्होंने। हाँ, ठीक है। उसके बाद आज तक अर्णव गोस्वामी की इंटरव्यू बाद किसी को इंटरव्यू नहीं दिया। ठीक है। मगर ये बाहर जाके इंटरव्यू देते हैं बाहर के मीडिया को, तो यानी इसको और भारत के बारे में कुछ अच्छा बोलने को नहीं होता। बताओ भाई, अब वो तो इंटरव्यू अगर पेड इंटरव्यू है, पहले सब कुछ फिक्स है, तो वही पूछा जाएगा, वही आंसर आएंगे जो कि पहले से प्लान करके कर दिया गया। अगर राहुल गांधी नहीं, ये तो वायनाड भी गए थे वहाँ भाई साहब, वहाँ लोगों ने घेर लिया और उन तस्वीरों से कैसे बचे? तो रात को ट्वीट कर दो 2 बजे कि मुझे जो है ईडी गिरफ्तार करने वाली है। हाँ। उसके बाद कोई जिक्र नहीं। हाँ। कहाँ भाई साहब ईडी कहाँ रह गए रास्ते में? कहाँ रास्ता वास्ता भूल गए क्या? ईडी ने अपना रास्ता बदल दिया है? नहीं, ऐसा हो सकता है ईडी को इन्होंने खुद अरेस्ट करा के फेंक दिया होगा समुद्र में। इतनी ताकत तो रखते हैं राहुल गांधी। हाँ, नहीं ताकत तो रखते हैं, उसमें तो कोई वही ताकत रखते हैं तभी तो। मुझे तो लगता है आज भारत का सबसे ताकतवर इंसान राहुल गांधी है। नहीं, वो तो नो डाउट भाई साहब। लेकिन देश का अच्छा चाहने वाले लोग नहीं हैं, उनके साथ जिस तरह से इनका नहीं, राजनीति के ऐसे गिरते हुए स्तर से भाई, इनको बेशक लगता हो फायदा होता हो, नहीं होता तो है नहीं। मैं आपको आजकल के ज़माने में तो बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि सब कुछ सोशल मीडिया पर है, सब कुछ मीडिया कवर करता है। जो इन्होंने हांडी चढ़ाई थी ना, काट के हांडी, वो चढ़ गई एक बारी। अब दोबारा नहीं चढ़ेगी। ये नैरेटिव जो खेलते रहते हैं ना, वो अब नैरेटिव का खेल बहुत लंबा होता नहीं है, वो जल्दी ध्वस्त हो जाता है, गुब्बारा फूट जाता है। नैरेटिव बनाने के लिए सब कुछ करते हैं, चलता रहता है राजनीति में। झूठ, जिसे मोहब्बत की दुकान कहते हैं ना, मैं उससे कहता हूँ झूठ की दुकान है वो। हाँ, है ही ऑब्वियसली। और इसके बाद आप कहो कि जी
मोहब्बत की दुकान पे बिकता है झूठ का सामान। पता नहीं कौन कौन सा सामान बिकता है भाई साहब वहाँ तो वहाँ तो कौन कौन सा सामान बिकता है।